प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पाठ 21 कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य, प्रकरण है हमारा संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई। इसका भाग 3 हम पढ़ेंगे और ये जो लेखक ने शीर्षक दिया है संस्कार और शास्त्रों की लड़ाई, तो यहाँ पर व्यक्ति के संस्कार कुछ अलग होते हैं और शास्त्र जो उसके यानी कि जैसे अर्थशास्त्र है, रुपये पैसों की बातें हैं, धन की बातें हैं, तो व्यक्ति के विचार कुछ अलग होते हैं और व्यक्ति का आचरण कुछ अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। तो यहाँ पर यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इस निबंध में व्यंग्य किया गया है और यह परसाई जी के जो निबंध संग्रह है शिकायत मुझे भी है उससे लिया है। यहाँ पर इस निबंध में व्यंग्यकार जो है हरिशंकर परसाई जी विचारों और आचरण यानी व्यवहार में विरोध को बताते हैं कि लोगों के विचार अलग होते हैं और आचरण अलग होते हैं, दोनों में विरोधाभास होता है। कहते कुछ है, करते कुछ और है, यानी कथनी और करने में कितना अंतर होता है। इस निबंध में जो व्यंग्यात्मक निबंध है इसमें व्यंग्य किया गया है ऐसे लोगों पर। इस निबंध में कुछ घटनाओं को यहाँ पर लेखक ने उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है, कुछ उदाहरण द्वारा उन घटनाओं को बताया है। और ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों के आने के बाद या विपरीत परिस्थितियों में दबाव में आकर के और अपने सिद्धांत तोड़ देते हैं, अपने नियमों को तोड़ देते हैं। जो सिद्धांत आदि होते हैं जिन्होंने नियम बनाए हुए हैं, थोड़ी सी भी अगर विपरीत परिस्थितियां उनके सामने हो तो फिर वो अपने सिद्धांतों को तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर विचारों का विरोध, आचरण और विचारों में जो विरोध होता है और व्यवहार में जो दोगलापन होता है, यानी जिनके कथने और करने में अंतर होता है, जो कहते कुछ है करते और है, तो इसी को प्रस्तुत करना यहाँ पर लेखक का उद्देश्य रहा है कि लोगों की कथने और करने में कैसा अंतर होता है। यहाँ पर इसके 3 उदाहरण हमने पढ़े हैं। पहला उदाहरण हमने पढ़ा कि लेखक का एक मित्र होता है। आपको थोड़ा सा आगे का बता देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। हमने पढ़ा है कि लेखक का एक मित्र होता है जो इलाहाबाद यानी प्रयाग जा रहा है। उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसके विचार तो ऐसे हैं कि बाह्य आडंबर नहीं करना, दिखावा नहीं करना, इन सब का विरोध करना। और जब उसके ही पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वो अंधविश्वासी बन जाता है और विचारों में तो इनका विरोध करता है, अंधविश्वासों का, दिखावों का, धार्मिकता का, इनका। और जब अपने ही पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वो सिर मुंडवा लेता है और जो भस्म होती है पिताजी के उसे लेकर के और प्रयाग में जाता है। जबकि अपने विचारों में इनका विरोध करता है तो उसके विचार अलग है और व्यवहार अलग है, आचरण अलग है ना। व्यवहार में अलग प्रयोग कर रहा है। व्यवहार तो संस्कारों के अनुसार, जैसे संस्कार है कि किसी की भी मृत्यु हो जाने पर सिर मुंडवा लेना पड़ता है, यानी सिर के पूरे बाल कटवा देने पड़ते हैं, फिर उन्हें प्रयाग में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसके विचार तो कैसे हैं, अलग है, इनका विरोधी है। जो धार्मिकता है, जो अंधविश्वास है, इनका विरोधी है, लेकिन आचरण में उसके वही संस्कार बसे हुए हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से शास्त्र और जो संस्कार है उनमें लड़ाई है, किस प्रकार एक दूसरे के विरोधी है। और दूसरा उदाहरण यहाँ पर लेखक ने एक और बताया है जिसके वह भी दूसरा लेखक का मित्र ही है, जो वैज्ञानिक
विचारधारा का, मार्क्सवादी विचारधारा का व्यक्ति है और किस प्रकार से अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता है, दिखावा नहीं करता, बाह्य आडंबरों का विरोध करता है और स्वयं ही क्या करता है, अपनी सास के कहने पर दोती लगाकर, पालती मारकर और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठ जाता है, जबकि वो उसकी विचारधारा से क्या है, इन सब का विरोधी है, विरोध करता है, लेकिन संस्कारों को अपनाता है। तो यहाँ पर किस प्रकार से व्यक्ति और शास्त्रों की लड़ाई होती है, विचारधारा की और संस्कारों की लड़ाई होती है। इसी का एक और उदाहरण है, वो ये है कि लेखक के एक मित्र होते हैं जो लेखक को चाय के लिए बुलाते हैं और बार बार ये कहते हैं कि उनकी पत्नी ने कहा है चाय के लिए, लेकिन वहाँ पर पत्नी जो है क्या है, पर्दा करती है और सामने तक नहीं आती है। चाय के लिए वो सांकल बजा देती है, वही बेल है और सांकल बजा देती है। लेखक के मित्र चाय लेकर उन्हें देते हैं। फिर जब 2 साल बाद लेखक वापस उसी स्थान पर दोबारा जाता है तो वही महाशय लेखक को चाय के लिए बुलाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यह नहीं कहा कि सरिता जी ने आपको बुलाया है। सरिता कौन है? लेखक के मित्र की पत्नी है। अब सरिता जी नौकरी करने लगी थी, स्कूल जाने लगी थी। जब दूसरी बार लेखक उनके घर पहुंचा तो सरिता जी चाय की ट्रे लेकर के आई और कहा कि आप लोग चाय पिए, मेरा स्कूल जाने का वक्त हो गया। और वो सीढ़ियों से चप्पल फटकारती हुई उतर करके चली गई। श्रीमान सरिता के पति बोले, स्कूल में नौकरी कर ली है, आजकल एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता है। यहाँ इस लाइन को समझिएगा, देखिएगा कि किस प्रकार से संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई होती है। उसे घर में तो संस्कार मिले हैं कि स्त्री को पर्दे में रहना चाहिए और घर से बाहर नहीं, घर के ही कार्य करने चाहिए, बाहर का काम पुरुषों का होता है, ऐसे उसे संस्कार मिले हुए हैं। लेकिन जब बात पैसों की हो, बात अर्थशास्त्र की हो, तो फिर क्या है, फिर वो घर से बाहर जाती है और पैसे कमाती है। तो यहाँ पर किस प्रकार से संस्कारों को छोड़ दिया जाता है, धन के कारण, पैसों के कारण, किस प्रकार से दोनों में आपस में, संस्कारों में और शास्त्रों में, जैसे कि अर्थशास्त्र का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी अपना लिए जाते हैं। समझ गया, अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दी है। यहाँ पर ये जो है धोबी पछाड़ देना, यानी पूरी तरह से कड़ा आघात करना, पछाड़ना, आघात करना। हमारे ज़माने में नारी को जो भी मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं, उसकी मुक्ति का कारण महंगाई है। यानी स्त्री को पर्दे में रहने वाली और घर के ही कार्य करने वाली कहा गया है, यही उसके संस्कार है। लेकिन अब स्त्री को मुक्ति मिल गई है। क्यों मिल गई है? आंदोलन के कारण या आधुनिकता के कारण या उसके व्यक्तित्व के कारण? नहीं, उसे मुक्ति मिली है महंगाई के कारण। क्या कारण है स्त्री की मुक्ति का? महंगाई। महंगाई के ज़माने में एक व्यक्ति की कमाई से पूरा नहीं पड़ता, काम नहीं चलता, इसीलिए स्त्री को, नारी को भी कार्य करने पड़ते हैं, बाहर के कार्य करने पड़ते हैं, नौकरी करनी पड़ती है। तो नारी मुक्ति के इतिहास में ये वाक्य अमर रहेगा, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। किस प्रकार से संस्कारों पर
अर्थशास्त्र भारी पड़ता जा रहा है और अर्थशास्त्र के कारण संस्कारों को भी भूलते जा रहे हैं। अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। कैसे? वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए या पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे कि अभी अभी आपने उदाहरण में पढ़ा, लेखक ने जो घटना का उदाहरण दिया है कि सरिता जो है लेखक के मित्र की पत्नी, किस प्रकार से सभी, जब लेखक पहली बार वहाँ जाते तो वह स्त्री पर्दा करने वाली है, घर में ही रहकर घर के ही कार्य करने वाली है और पुरुष ही सिर्फ बाहर के कार्य करे, ऐसी धारणा रखने वाले, ऐसे संस्कारों को अपनाने वाले लोग ही क्या कर रहे हैं। फिर एक ही कमाई से पूरा नहीं पड़ता महंगाई के कारण, तो औरतों को भी, नारियों को, स्त्रियों को भी जो है घर का खर्च नहीं चल पाने के कारण उन्हें नौकरी पे भेजते हैं। तो यहाँ पर यही इसका अर्थ है कि संस्कार धरे के धरे रह जाते हैं अर्थशास्त्र के सामने और अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है, यानी उन्हें समाप्त कर रहा है। इधर एक लड़के ने लड़की को उसी की इच्छा से भगाकर सरकारी शादी कर ली। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है कि एक लड़का होता है, उसने उसकी इच्छा से किसी लड़की को भगा करके और कोर्ट मैरिज जिसे बोलते हैं, यानी कोर्ट में उससे शादी कर ली। लड़का योग्य, सुंदर, अच्छी नौकरी वाला है। पहले लड़की की माँ के संस्कारों ने जोर मारा। पहले तो लड़की की माँ ने इसे अच्छा नहीं माना, उसे बुरा लगा कि भाई लड़की ने इस तरीके से शादी की है तो इसके संस्कार कहाँ गए जो माँ से मिले हैं, जो मैंने इसको दिए हैं, जो परिवार से मिले हैं। और उसने हाय तौबा मचाया। हाय तौबा यानी शोर मचाया, कष्ट में दुख हुआ उसे। अर्थशास्त्र से यह बर्दाश्त नहीं हुआ, वही रुपयों वाला शास्त्र। उसने संस्कारों को एक पटकनी दी, पटकनी यानी पछाड़ दिया, कड़ा आघात दिया। माँ ने सोचा कि भाई संस्कारी नहीं है लड़की, इसने इस तरीके से सरकारी शादी की है, कोर्ट में शादी की है, तो ठीक है। फिर उसने उसे अपना लिया, दहेज बच गया और खर्चा बच गया। 15,000 रुपये जो दहेज के लिए रखे थे वो साफ बच गए। फिर 15,000 में भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता, उन्होंने कार्ड बांट कर दावत दे दी। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनसे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से यहाँ पर किसका है, ये किसका उदाहरण बताया है, अर्थशास्त्र का, कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र ने संस्कारों को पीछे छोड़ दिया है। अर्थात धन के खातिर यहाँ पर लड़की की माँ ने उस शादी को जो है अपना लिया कि दहेज भी बचा और खर्चा भी बचा। तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्र है उसके पीछे संस्कारों को लोग भूलते जा रहे हैं और दोनों विरोधी विचारधाराओं के होते हैं। विचार कुछ अलग होते हैं, लोगों की विचारधाराएं अलग होती है और उनके संस्कार कुछ अलग होते हैं, जो समाज में रह कर के और इन्हें मानने के लिए भी बाध्य रहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, हमने जो पढ़ा उससे जो हमारा प्रश्न बना था कि इस निबंध के अनुसार क्रांतिकारियों की क्रांति का सबसे बड़ी दुश्मन किसे बताया गया है। किसे बताया था? मदर इन लॉ को बताया था ना, सास को। कि जैसे वो लेखक का एक मित्र होता है जो संस्कारी, यानी कि उसके विचार तो अलग है, वो अंधविश्वास नहीं मानता है कि भाई भगवान की पूजा की जाए, धार्मिक अंधविश्वास भी नहीं मानता है, जिससे ऐसा होता है। और उसी की सास यानी मदर इन लॉ के कहने पर उसने सत्यनारायण भगवान की कथा की है। तो यहाँ पर
क्रांतिकारियों की क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे माना है? मदर इन लॉ को, सास को। निबंध में लेखक नारी मुक्ति का कारण किसको मानता है? महंगाई को। नारी मुक्ति का कारण क्या है? महंगाई है ना, महंगाई के कारण ही उसे मुक्त होना पड़ा, उसका साहस बढ़ा, उसने शिक्षा प्राप्त की। अगर महंगाई नहीं बढ़ती, एक ही व्यक्ति के खर्चे पर घर चलता, तो स्त्री को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, नारी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता घर से, वो पर्दा करती, पर्दे में ही रहती। लेकिन यहाँ पर महंगाई के कारण नारी मुक्ति को माना गया है, नारी को मुक्त कर दिया गया है। पिंडदान करते जाते समय इलाहाबाद को किस नाम से पुकारा जाता है? पिंडदान करने जाते समय इलाहाबाद जो है उसे प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है, और अगर चोरी करने जाते हैं तो इलाहाबाद के नाम से पुकारते हैं। लेखक के मित्र जो कि उन्हें घर लेकर जाते हैं चाय पीने के लिए, उनके यहाँ बिना पर्दे के एकमात्र मादा यानी मादा कौन थी? स्त्री कौन थी? स्त्रीलिंग जो थी वो बिल्ली थी। संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला कौन दबा रहा है? तो अर्थशास्त्र, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई नामक निबंध परसाई जी के किस निबंध संग्रह से लिया है? ये लिया है शिकायत मुझे भी है निबंध संग्रह से। आपका पाठ पूरा हो चुका है, और यहाँ पर ये जो शास्त्रों और संस्कारों की लड़ाई है ये भी ख़त्म होती है। हमारा पाठ भी यहीं पर समाप्त हो गया, और संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई भी समाप्त हो गई है। धन्यवाद।